गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है 15 अगस्त और आज है इंडिपेंडेंस डे। तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम सभी पढ़ रहे हैं क्लास 8 के एनसीईआरटी मैथ और चैप्टर है हमारा 5th। इसमें कई सारी लेक्चर हो गया है, बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। और आज के लेक्चर में हम जो है इसी चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 5.3 दिए गए हैं, उन्हीं प्रश्नावली के प्रश्नों को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी मैथ, एनसीईआरटी मैथ्स। और क्लास है 8th। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर है 5। चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। जिसे हम इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के नाम से जानते हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 यानी कि एक्सरसाइज 5.3। आप सभी के पास क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ की बुक होगी। आप सभी अपने अपने बुक में देखिए एक बार प्रश्नावली 5.3 को उसमें कितने क्वेश्चन हैं और कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसको एक बार आप लोग पढ़िए तो, और पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आई होप आप लोग क्वेश्चन पढ़े होंगे। चलिए एक बार सुनिए तो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। देखिए सवाल कहता है क्या कि निम्नलिखित संख्याओं। चलिए एक बार हम जो सवाल का दिया गया इंस्ट्रक्शन है उसको एक बार लिख के समझते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। देखिए ये हमारा दिया गया सवाल का इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत जो संख्याएं दी गई है उस संख्या के बारे में बात हो रही है कि वर्गमूल ज्ञात करने में, यानी कि जो संख्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत, अगर उसका वर्गमूल ज्ञात किया जाएगा तो इकाई अंक क्या संभावना है। क्या क्या हो सकता है, 2 बार लिखा हुआ, एक बार हम देख लेते हैं। सॉरी, एक ही बार लिखा हुआ है, इकाई अंक की क्या संभावना है। एक बार फिर से समझिए। देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत जो संख्याएं दी गई है बुक में जिसको हम करने वाले हैं, तो उन संख्याओं का वर्गमूल अगर हम ज्ञात करेंगे तो इकाई अंक पर कौन कौन से अंक आने की संभावना है, इस चीज़ को हमें बताना है क्वेश्चन के अंतर्गत। उससे पहले ये जो हमारा टर्म है इसको हम समझते हैं
ये वर्ग और वर्गमूल, इस टर्म को समझते हैं पहले। हालांकि मैं इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था उसमें भी समझाया हुआ था, लेकिन एक बार हम क्या करते हैं, इसको रिकैप कर लेते हैं। एक चीज़ बताइए आप लोग, प्रतिलोम, प्रतिलोम सुने हैं आप लोग? प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है विपरीत। क्या होता है? विपरीत। और इसी को हम उल्टा भी कहते हैं, उल्टा। यानी कि प्रतिलोम का अर्थ जो है यहाँ, चलिए इधर लिख देते हैं उल्टा। प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है? विपरीत या उल्टा। जैसे जोड़ का प्रतिलोम क्या होता है? माइनस। गुना का प्रतिलोम क्या होता है? भागा। वैसे ही स्क्वायर, स्क्वायर का प्रतिलोम क्या होता है? वर्ग मूल। मैंने क्या कहा है कि प्लस माइनस एक दूसरे का क्या होता है? प्रतिलोम, यानी कि उल्टा होता है। गुना और भाग आपस में एक दूसरे का क्या होता है? प्रतिलोम। स्क्वायर और वर्गमूल, यानी कि वर्ग और वर्गमूल दोनों ही एक दूसरे का क्या होता है? प्रतिलोम। जैसे उदाहरण के थ्रू समझिए, हम लिखते हैं 2। हमें पता है कि ये 2 जो है इसके पहले कोई साइन नहीं लगा हुआ है, तो हम प्लस कंसीडर करते हैं और वे प्लस में है। इसका अगर उल्टा पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे? -2। तो देख लिया हमने, प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस। वही बात मैंने लिखा है। इसी प्रकार से अगर हम जैसे देखिए, हम लिखते हैं 6 गुने 2, ये क्या है? गुना में है। इसका प्रतिलोम अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा? 6/2, यानी कि गुना का उल्टा क्या हुआ? भागा। इसी प्रकार से जैसे कोई नंबर लेते हैं जो स्क्वायर है, क्या है? जैसे हम लेते हैं 4। आप लोगों को पता होगा कि 4 जो है किसका स्क्वायर है? तो आप लोग कहेंगे कि ये 2 का स्क्वायर है। लेकिन 4 का जो वर्गमूल निकालेंगे हम तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो वही बात मैं आपको समझाने का चाह रहा हूँ कि ये जो कोई भी नंबर जो स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या होता है, उसका प्रतिलोम क्या होता है? वर्गमूल। आई होप ये छोटी सी चीज़ें आप लोगों को इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो हम सवाल करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए, जिनको नहीं आया है तो चिंता नहीं करना है, ये चीज़ें आगे भी आएगा, मैं तो आगे भी एक्सप्लेन करूँगा। चलिए, तो ये मैंने आप लोगों को रफ वर्क के थ्रू इस प्रतिलोम का मतलब मैंने समझाने का कोशिश किया है। अब हम आते हैं अपने सवाल पे। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। देखिए, इस सवाल को करने के लिए मैं कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को समझा रहा हूँ पहले, उसके बाद हम फिर सवाल पे आएंगे। एक चीज़ बताइए आप लोग, टोटल डिजिट जो होता है, टोटल डिजिट, डिजिट को हिंदी में क्या कहते हैं? अंक। क्या कहते हैं? अंक। और ये टोटल डिजिट को हिंदी में हम अंक कहते हैं। और ये अंक कितने होते हैं? आप सभी को पता होगा कि ये 10 होता है। कौन कौन होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप सब गिनती कीजिए कितना है? 1 से लेकर 9 तक 9, और ये 0 लगा के कितना हो गया? 10। आप सभी को पता है कि ये सारे के सारे क्या हैं? अंक हैं। और कोई भी नंबर का जो हम फॉर्मेशन करते हैं, कोई भी नंबर, यानी कि नंबर का मतलब संख्या, कोई भी जो हम संख्या लिखते हैं तो हम इन्हीं अंकों की मदद से लिखते हैं। जैसे हमें लिखना है 12, तो हम क्या लिखेंगे? 1, 2। तो ये 1 और 2 इसमें 2 डिजिट है, और ये दोनों के दोनों डिजिट जो है इसी में से आया हुआ है, 1 और 2। सपोज दैट हम लिखते हैं 89, तो देखिए ये 89 में भी क्या है? 2 डिजिट है, 8 और 9, और ये दोनों डिजिट किससे आया है? इसी से आया हुआ है, इसी में से आया हुआ है। इसी प्रकार जैसे हम लिखते हैं 2 से 53, देखिए ये भी हमारा एक नंबर है, इसमें 3 अंक हैं, और तीनों के तीनों अंक जो है इसी में से आया हुआ है, 3, 2, 5 और 3।
यानी कि मैं आप लोगों का कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास टोटल अंक जो होता है वो 10 होता है। कौन कौन होता है? 0 से लेकर 9 तक। और दुनिया का कोई भी बड़ी से बड़ी नंबर या फिर छोटी से छोटी नंबर का जो हम फॉर्मेशन करते हैं यानी कि नंबर लिखते हैं, तो इन्हीं 10 अंकों की सहायता से कोई भी नंबर हम लिखते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले पॉइंट को समझते हैं। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया है तो एक चीज़ बताइए, चलिए हम इधर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है जिसका इकाई अंक क्या है? 0 है। इधर भी कोई नंबर है जिसका भी इकाई अंक क्या है? 0। और इससे पहले जो है कुछ और भी अंक होगा। ऐसे ही हमने क्या किया, एक नंबर लिया जिसका इकाई अंक क्या है? 0। हमने एक दूसरा नंबर लिया, इसका भी क्या लिया हम? इकाई अंक 0। अब जब हम इस दोनों नंबर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो रिज़ल्ट जो भी आएगा, इसका जो रिज़ल्ट जो भी आएगा, उस रिज़ल्ट का भी अंतिम अंक क्या होगा? अगर अंतिम अंक मैंने हालांकि पीछे आप लोगों को बताया हुआ है कि जब दो नंबर का हम स्क्वायर करते हैं या फिर किसी दो नंबर को गुना करके जो रिजल्ट आता है, तो उसका अंतिम अंक जानने के लिए हम क्या करते हैं? पूरे नंबर को गुना नहीं करते हैं, सिर्फ दोनों नंबर के क्या करते हैं? अंतिम अंक को गुना कर देते हैं। जैसे एक नंबर हमारा ये है, इसका अंतिम 0 है। एक नंबर ये है 0, इसका भी अंतिम अंक 0 है, इसका भी अंतिम अंक 0 है। और इस पूरे नंबर को जो हम गुना करेंगे तो इसका जो अंतिम अंक आएगा उसको जानने के लिए सिर्फ हम क्या करेंगे? इस दोनों के इकाई अंक को गुना कर देंगे। तो 0 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ जो भी नंबर रहा होगा जिसका दोनों के दोनों इकाई अंक जो है 0 होगा, तो जब दोनों नंबर को हम गुना करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसका भी अंतिम अंक क्या आएगा? 0 आएगा। सपोज दैट ऐसे अगर नहीं समझ में आया है तो ऐसे समझिए। मान लीजिए एक नंबर है 12 और एक नंबर हम लेते हैं 15। दोनों को हमें क्या करना है? गुना करना है। और गुना करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसका हमें क्या करना है? इकाई अंक बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। यानी इकाई अंक का मतलब क्या होता है? अंतिम अंक। तो देखिए, हमको इस पूरे नंबर को गुना करने की ज़रूरत नहीं है इकाई अंक जानने के लिए। हम क्या करेंगे? इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक, और दोनों ही इकाई अंक को गुना करेंगे तो 2 को हम जब 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 10। तो 10 में भी अंतिम अंक क्या है? 0। यानी कि यहाँ जो भी नंबर गुना करने पे आएगा इसका इकाई अंक क्या होता है? 0 होता है। मैं आप लोगों को कहना ये चाह रहा हूँ कि जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट का अंतिम अंक जानने के लिए हम पूरे नंबर को गुना नहीं करते हैं, बस क्या करते हैं? दोनों ही नंबर के इकाई अंक को गुना करके हम बता सकते हैं कि इस पूरे नंबर को गुना करने पर जो भी परिणाम आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया। अगर वैसे हम 12 और 15 को गुना करें तो देखिए कितना होगा? 12 पंचे 60 और 12 एकम 12, कितना आएगा? 0 6 2 8 180। देखिए 12 और 15 को गुना किया 180 आया, इसका इकाई अंक क्या है? 0। तो देखिए हम 0 आया ही था हमारा। वही चीज़ मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। आई होप ये बातें समझ में आ गया होगा। तो इसको चलिए हम यहाँ से हटाते हैं, हम अगले पॉइंट को समझते हैं। मान लीजिए एक नंबर है जिसका इकाई अंक 0 है। एक दूसरा नंबर है, इसका भी इकाई अंक 0 है। और जब दोनों नंबर को हम गुना करेंगे तो हमें अंतिम अंक जानने के लिए क्या करेंगे? केवल अंतिम अंक को गुना करेंगे। तो 0 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? अंतिम अंक 0 आएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि एक दूसरा नंबर है जिसका इकाई अंक 1 है और एक दूसरा नंबर है जिसका इकाई अंक 1 है, और दोनों नंबर को हम गुना करेंगे तो इसका अंतिम अंक जानने के लिए हम केवल अंतिम अंक को गुना करेंगे। तो 1 को गुना करेंगे तो क्या आएगा? इसका भी इकाई अंक 1 ही आएगा। इसी प्रकार से कोई नंबर मान लीजिए कि जिसका इकाई अंक 2 है, इधर भी कोई नंबर है जिसका इकाई अंक 2 है, और इस दोनों नंबर को हम गुना करेंगे तो इसका अंतिम अंक को हम गुना कर देंगे तो हमें इकाई अंक पता चल जाएगा। तो इकाई अंक 2 को गुना करेंगे कितना आएगा? 4। यानी कि जो भी नंबर आएगा इसको इकाई अंक क्या आएगा? 4 आएगा। इसी प्रकार से
मान लीजिए एक दूसरा नंबर है जिसका इकाई अंक 3 है, इधर भी एक दूसरा नंबर है जिसका इकाई अंक 3 है, और जब दोनों नंबर को हम गुना करेंगे तो इसका अंतिम अंक जानने के लिए केवल हम अंतिम अंक को गुना करेंगे, तो 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि इसका भी इकाई अंक क्या आएगा, इसका क्या आएगा, 9 आएगा। इसी प्रकार से देखिए अगर मान लीजिए कोई दूसरा नंबर है जिसका इकाई अंक क्या है, 4, इधर भी कोई दूसरा नंबर है जिसका इकाई अंक क्या है, 4, और जब हम दोनों को गुना करेंगे तो अंतिम अंक जानने के लिए केवल अंतिम अंक को गुना करेंगे, तो 4 को गुना करेंगे क्या आएगा, 16, क्या आएगा, तो 16 आएगा। लेकिन 16 में भी अंतिम अंक क्या है, 6, यानी कि यहाँ जो भी नंबर आएगा इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। इसी प्रकार से एक दूसरा नंबर जिसका इकाई अंक क्या है, 5, और एक दूसरा नंबर इधर भी जिसका इकाई अंक क्या है, 5, और जब दोनों नंबर को हम गुना करेंगे तो अंतिम अंक जानने के लिए केवल अंतिम अंक को गुना करेंगे, तो 5 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 25, और 25 में भी क्या आ रहा है, अंतिम अंक 5, यानी कि गुना करने पर यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। इसी प्रकार से देखिए मान लीजिए एक नंबर है जिसका इकाई अंक 6 है, इधर भी एक नंबर है जिसका इकाई अंक 6 है, जब दोनों नंबर को गुना करेंगे तो इकाई अंक जानने के लिए हम क्या करते हैं, केवल अंतिम अंक को गुना करते हैं, तो 6 और 6 को गुना करेंगे कितना आएगा, 36, और 36 में भी अंतिम अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे गुना करने पे जो भी परिणाम होगा इसका भी इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए एक नंबर है, 6 तक तो हो गया, हम लेते हैं 7, मान लीजिए एक नंबर है जिसका इकाई अंक 7 है, इधर भी एक नंबर है जिसका इकाई अंक 7 है, जब दोनों नंबर को हम गुना करेंगे तो देखिए 7 इकाई अंक को गुना करेंगे तो क्या होगा, 7 7 49, और 49 में भी इकाई अंक क्या आ रहा है, 9, यानी कि यहाँ जो भी नंबर आएगा गुना करने पे उसका इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए एक नंबर है जिसका इकाई अंक 8 है, इधर भी एक नंबर है जिसका इकाई अंक क्या है, 8 है, और जब दोनों नंबर को गुना करेंगे तो अंतिम अंक जानने के लिए केवल अंतिम अंक को गुना करेंगे, तो 8 को गुना करेंगे क्या आएगा, 64, और 64 में भी अंतिम अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे गुना करने पे जो भी नंबर आएगा उसका भी इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। इसी प्रकार से एक नंबर है 9, मान लीजिए एक नंबर है जिसका इकाई अंक 9 है, इधर भी एक नंबर है जिसका इकाई अंक 9 है, जब दोनों नंबर को हम गुना करेंगे तो अंतिम अंक जानने के लिए केवल अंतिम अंक को गुना करेंगे, तो 9 और 9 को गुना करेंगे क्या आएगा, 81, और 81 में भी अंतिम अंक क्या आ रहा है, 1, यानी कि दोनों नंबर को गुना करने पर यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसका भी अंतिम अंक क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए हमने 0 से लेके आप लोगों को 9 तक करके दिखा दिया है कि जब दो नंबर को हम गुना करते हैं जिसका इकाई अंक जब 0 रहता है तो दोनों नंबर को गुना करने पर उसका भी रिजल्ट का 0 अंक इकाई अंक 0 आता है। इसी प्रकार से 1 का भी हमने देख लिया, 2 का भी देख लिया, 3 का भी, 4 5 6 का भी, 7 को भी, 8 को भी और 9 को भी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने 0 से लेके 9 तक ही क्यों किया। हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास डिजिट की संख्या 0 से लेके 9 तक ही होता है। दुनिया का कोई भी नंबर होगा तो उसका इकाई अंक इसी में से कोई होगा, इसके अलावा और कोई तो संभव है ही नहीं। दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी नंबर हम लिखे या छोटी से छोटी नंबर लिखे तो उसका जो इकाई अंक यानी कि अंतिम अंक होगा तो इसी में से कोई एक होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए हमने 0 से लेके 9 तक चेक कर लिया है कि जब दो नंबर को गुना करते हैं तो गुना करने के बाद जो भी परिणाम आता है तो उस परिणाम का इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी बातें मैंने करके दिखाया है। अब इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं वो चीज़ देखिए। आप लोग एक चीज़ बताइए, यहाँ 0 से लेके देखिए 9 तक में ध्यान से देखिए कि 0 कहाँ का किस में आ रहा है। तो आप लोग कहेंगे कि 0 केवल 0 में ही आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। यानी कि जब दो नंबर को हम गुना करते हैं, जब हम दो नंबर को गुना करते हैं, जब हम एक नंबर मान लीजिए n1 है, दूसरा नंबर n2 है, तो देखिए इसमें इकाई अंक जो है 0 कब आता है। 0 कब आता है? जब दोनों ही नंबर का इकाई अंक क्या होता है, 0 होता है। जब दोनों ही नंबर का क्या होता है, इकाई अंक 0 होता है।
इसी प्रकार से चलिए यहाँ लिख देता हूँ, यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस डिजिट का मतलब क्या हुआ, इकाई अंक। देखिए मान लीजिए नंबर है, तो जीरो किस में आ रहा है, केवल जीरो में आ रहा है, जीरो केवल जीरो में ही आ रहा है। जीरो केवल कोई नंबर है जिसका इकाई अंक जीरो है, तो इसका इकाई अंक जीरो आ रहा है। इसके बाद जीरो के बाद देखिए एक किस में आ रहा है, तो आप लोग कहेंगे कि एक जो है ना, एक में आ रहा है और किस में आ रहा है, 9 में आ रहा है। यानी कि जब किसी संख्या के इकाई अंक पे, जब किसी संख्या के इकाई अंक पे 1 रहेगा या 9 रहेगा, तो इसका जो इकाई अंक होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से एक के बाद देखिए क्या है, 2 में इकाई अंक क्या आ रहा है, 4, और 4 और किस में आ रहा है, आप लोग कहेंगे कि 4 और किस में आ रहा है, 8 में आ रहा है। चलिए इसको हम यहाँ से हटाते हैं, हमारे स्पेस हमारे पास नहीं है। चलिए आप लोग ध्यान से देख लिए होंगे इसको। देखिए अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे 2 या 8, यानी कि 2 या 8 में से कोई भी रहेगा, तो उस नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2 बार गुना करेंगे, तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या आता है, 4 आता है। इसी प्रकार से 4 के बाद देखिए क्या है, 9। आप लोग बताइए कि 9 किस में आ रहा था, तो हमने देखा था कि 7 में भी आ रहा था, 7 को गुना करते थे 49 में भी इकाई अंक क्या आ रहा था, 9। यानी कि जब किसी संख्या के इकाई स्थान पे चाहे 3 रहे या 7 रहे, जब उसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसका भी इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 9 आएगा। इसी प्रकार से 3 भी हो गया। 4 में देखिएगा इकाई अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 और किस में आ रहा है, 6 में आ रहा है। यानी कि हम इससे कंक्लूजन ये निकालते हैं कि जब किसी संख्या के इकाई स्थान पे 4 होगा या 6 होगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे हम तो उसका भी इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। इसके बाद देखिए 6 हो गया हमारा, उसके बाद क्या है, 5। एक चीज़ बताइए कि 5 और किस में आ रहा है, तो आप लोग कहेंगे कि 5 केवल 5 में ही आ रहा है, 5 केवल 5 में ही आ रहा है और किसी में नहीं। यानी कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 5 रहेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके वर्ग का भी इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 5 ही होगा। तो ये मैंने जो लंबी चौड़ी चीज़ें लिख के आप लोगों को समझाया है, दरअसल इसी पॉइंट को समझाने के लिए, यही हमारे काम का चीज़ है। ये जो पॉइंट हम लिखे हैं यही हमारे काम का चीज़ है। अब इस पॉइंट को एक बार और ध्यान से समझिए। जब किसी संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 0, अब उसका हम स्क्वायर करेंगे तो उसका भी इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार से जब किसी संख्या के इकाई स्थान पे चाहे 1 रहे चाहे 9 रहे, जब हम उसका स्क्वायर निकालेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार से जब किसी संख्या के इकाई स्थान पे 2 या 8 दोनों में से कोई भी होगा तो उसके वर्ग के भी इकाई स्थान पे हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। इसी प्रकार से जब किसी संख्या के इकाई स्थान पे 3 हो या 7 हो, जब इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसके स्क्वायर के इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 9 होगा। इसी प्रकार से जब किसी संख्या के इकाई स्थान पे 4 या 6 दोनों में से कोई भी होगा तो उसका हम वर्ग करेंगे तो वर्ग का इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। और जब किसी संख्या का इकाई अंक 5 रहेगा और इसका स्क्वायर निकालेंगे तो उसके स्क्वायर का भी इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 5 होगा। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसका उल्टा समझिए, इसका उल्टा, यानी कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 0 होगा तो वो संख्या जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार से जब किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक पर 1 होगा तो वह संख्या जिस संख्या का वर्ग है
उसका इकाई अंक 1 या 9 इसी दोनों में से कोई होगा और कोई तीसरा नहीं। इसी प्रकार से जब किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पे अगर 4 होगा तो वह जिस संख्या का वर्ग होगा उसका इकाई अंक या तो 2 होगा या 8 होगा, इसी दोनों में से कोई होगा। इसी प्रकार से जब किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पे अगर 9 है तो वह संख्या जिस संख्या का वर्ग है उसके इकाई स्थान पे 3 या 7 दोनों में से कोई होगा, इसके अलावा कोई तीसरा की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी प्रकार से जब किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक अगर 6 होगा तो ये संख्या जिस संख्या का वर्ग होगा इसका इकाई अंक 4 या 6 इसी दोनों में से कोई होगा। इसी प्रकार से जब किसी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक अगर 5 है तो वो संख्या जिस संख्या का वर्ग है उसका भी इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। तो हम देख रहे हैं कि 0 और 5 में केवल एक संख्या है, बाकी 1 में 1 या 1 और 9 है, 4 में 2 और 8 है, 9 में 3 और 7 है, 6 में 4 और 6 है, अब 5 में तो 5 ही है। तो आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है, यही पॉइंट काम का चीज़ है। ये मैंने इतनी लंबी चौड़ी बातें आप लोगों को लिख के समझाने की कोशिश किया है, इसी बात को समझाने के लिए। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा और इसको क्या करना है, आप लोगों को नोट कर लेना है और इसको लर्न कर लेना है, क्योंकि ये याद रहेगा तभी अब इस सवाल को आप कर पाएंगे। देखिए अब आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव करते हैं। हम आते हैं अपने सवाल पे। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है दिया हुआ है, इस सवाल पे हम आते हैं। अभी हमने सवाल किया नहीं, इस सवाल को करने के लिए जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसी इन्फॉर्मेशन को हमने एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश किया है, ताकि इसको समझने के बाद इस सवाल को आप आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए, आई होप इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे और ये बातें आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब देखिए हम किस पे आते हैं, सवाल पे आते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला नंबर दिया हुआ है 1 का पहला सवाल, इसमें नंबर क्या है अपने अपने बुक में देखिए सभी कोई। नंबर दिया हुआ है 9801। क्या दिया हुआ है, 9801। देखिए इस सवाल को हम करते हैं। एक बार फिर से इंस्ट्रक्शन को पढ़िए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। यानी कि इस संख्या का हम जब क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। इस संख्या का क्या करेंगे, हम वर्गमूल करेंगे, तो इकाई अंक की क्या क्या संभावना है। तो एक चीज़ बताइए, ये संख्या जो किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है। जैसे देखिए हम लिखते हैं n² और इसके ऊपर हम क्या किए, वर्ग का चिन्ह लगा दिए, वर्गमूल का चिन्ह लगा दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि n गुने n। तो हम पेयर में से क्या करते हैं, एक बाहर कर लेते हैं। तो ये जो n है, ये जो n है, इस n² का क्या है, वर्गमूल है। n² का क्या होता है, वर्गमूल है। इसी प्रकार से इसका उल्टा समझिए। मान लीजिए कोई n है और इसका हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, n²। और जब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, वर्ग लगा देते हैं, वर्गमूल लगा देते हैं, वर्गमूल का चिन्ह, तो हम क्या करते हैं, पेयर में से एक बाहर कर लेते हैं, 2 में से 1, ये क्या होता है, n। तो देखिए मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि n का स्क्वायर क्या है, n², और n² का वर्गमूल क्या है, n है। फिर से ध्यान से समझिए, n² का वर्गमूल क्या है, n है। और उल्टा समझिए, n का स्क्वायर क्या है, n²। वैसे ही ये जो दिया गया नंबर है ये भी तो किसी का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये भी तो किसी नंबर का क्या होगा, स्क्वायर होगा।
ये दिया गया हमारा नंबर है, इसका हमें क्या करना है, कह रहा है कि वर्गमूल ज्ञात करने में, वर्गमूल इसका जब हम ज्ञात करेंगे तो इसका जो भी नंबर आएगा ये भी तो इसका क्या होगा, वर्ग होगा। तो एक चीज़ बताइए आप लोग, चलिए इसको अगर समझ में आ गया है तो इसको हमारे यहाँ से क्या करते हैं, हटा देते हैं। देखिए ये जो दिया गया हमारा नंबर है 19801, एक चीज़ बताइए, ये जो इकाई अंक है इस नंबर का, इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, तो आप लोग कहेंगे कि इसका इकाई अंक तो 1 है। ये जो दिया गया नंबर है, ये जो दिया गया नंबर है, इसका इकाई अंक क्या है, 1 है। और अभी मैंने समझाया है आप लोगों को कि ये जो इकाई अंक 1 है वो इकाई अंक 1 किस में आता है। तो इस टेबल को जो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 1 या 9 दोनों में से कोई भी होता है, तो जब हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो उसका भी इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। इसका उल्टा समझिए, यानी कि यहाँ मान लीजिए यहाँ जो कुछ नंबर है जिसका इकाई अंक क्या है, 1 है, और ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका इकाई अंक 1 है। तो ये जो है जिस संख्या का वर्ग होगा उस संख्या का इकाई स्थान पर हमेशा 1 या 9 दोनों इसी में से कोई एक होगा। तो ये जो हमारा दिया गया नंबर है जिसका इकाई अंक 1 है, तो ये नंबर जो है जिस संख्या का भी वर्ग है उसका इकाई अंक हमेशा 1 या 9 इसी दोनों में से कोई एक होगा। यानी कि ये नंबर जो है जिस नंबर का भी स्क्वायर है उस नंबर का इकाई अंक या तो क्या होगा, 1 होगा या 9 होगा, 1 होगा या 9 होगा। देखिए 1 में ही जब किसी संख्या के इकाई स्थान पे 1 होता है तो वो जिस संख्या का वर्ग होता है उसका इकाई अंक हमेशा 1 या 9 इसी दोनों में से कोई एक होगा। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नहीं भी समझ में आया है तो दूसरा सवाल देखिए ध्यान से, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये क्या होगा, ये क्या है, इकाई अंक। चलिए यहाँ लिख देते हैं आंसर के रूप में। क्या लिखेंगे, अतः इकाई अंक क्या होगा, 1 या 9। अब देखिए इसी का दूसरा सवाल, दूसरा नंबर देखिए अपने अपने बुक में। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, 99856, 99856। अब ध्यान से देखिए, चलिए ये समझ में नहीं आया है तो इसको ध्यान से देखिए, हो सकता है कि अब समझ में आ जाए। एक चीज़ बताइए, ये जो हमारा दिया गया नंबर है इसका इकाई अंक क्या है, तो आप लोग कहेंगे कि इसका इकाई अंक तो 6 है, 6 है। आप लोग बताइए कि 6 किस में आ रहा है, तो आप लोग कहेंगे कि 6 जो है 4 या 6 इसी दोनों में से कोई एक होगा, और किसी में तो 6 आ नहीं रहा है। यानी कि इस संख्या का इकाई अंक अगर 6 है तो इसका मतलब ये संख्या जिस संख्या का भी वर्ग है उसका इकाई अंक इसी दोनों में से कोई होगा, या तो 4 होगा या 6 होगा, या तो 4 होगा या 6 होगा। यानी कि ये जिस संख्या का वर्ग है, जिस संख्या का वर्ग है इसका इकाई अंक या तो क्या होगा, 4 या 6। तो हम यहाँ पे नीचे में एक लाइन लिख देंगे, अतः इकाई अंक बराबर क्या होगा, 4 या 6 होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसमें 2 नंबर और दिया हुआ उसको हम करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो चलिए समझ में आ गया है, तो इसको हम यहाँ से करते हटाते हैं और इसी का जो हमारा तीसरा नंबर दिया गया उसको हम करते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर दिया हुआ है 998001, 998001। ध्यान से देखिए, ये दिया गया नंबर है हमारा, इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, 1 है। इसका इकाई अंक क्या है, 1 है। और आप लोग बताइए इस टेबल को देख के कि जब 1 होता है तो ये संख्या जिस संख्या का भी वर्ग है उसके इकाई अंक पर क्या होगा, या तो 1 होगा या 9 होगा, और किसी में तो आ नहीं रहा है 1। तो यानी कि ये संख्या जिस संख्या का भी वर्ग होगा उसका इकाई अंक या तो 1 होगा या 9 होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो क्या लिखेंगे, अतः इकाई अंक बराबर 1 या 9। अब देखिए चौथा सवाल, चौथा नंबर क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए अपने अपने बुक में 6576060225। देखिए ये हमारा दिया गया नंबर है, इसका इकाई अंक देखिए क्या है, 5। ये क्या है, इसका इकाई अंक, ये 5 जो है इसका क्या है, इकाई अंक। और आप लोग इस टेबल को देख के बताइए कि 5 किस में आ रहा है। तो आप कहेंगे कि ये जो 5 है, 5 केवल 5 में ही आ रहा है, यानी कि ये संख्या जिस संख्या का वर्ग है उसका भी इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः इकाई अंक बराबर क्या होगा, 5। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर क्या लगा सकते हो, वर्गमूल लगा सकते हो। वर्गमूल का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए वर्गमूल का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, आप सभी को पता होगा। ये संख्या वर्गमूल निकालने पे यहाँ पे जो भी संख्या आएगा इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। इसी प्रकार से यहाँ जो भी संख्या, इसका वर्गमूल निकालने पे जो भी संख्या आएगा इसका इकाई अंक या तो 1 या 9 होगा। उसी प्रकार से आप पहला दूसरा में भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा पहला सवाल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस सवाल को करने के लिए ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इस टेबल को आप लोगों को क्या करना है, लर्न कर लेना है। चलिए इसको जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए तो, और एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए तो क्या कह रहा है, देखिए, बिना गणना किए वो संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए दूसरा सवाल हमारा कहता है कि बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना कुछ संख्याएं दी गई हैं और हमसे पूछ रहा है कि बिना गणना किए, यानी कि बिना जो है ना कैलकुलेशन किए आप ये बताइए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, बताइए, हमें ये बताना है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई होप इसको नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है कि बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
एक बार पढ़िए तो दिया गया इंस्ट्रक्शन को क्या कह रहा है, बिना गणना किए, यानी कि बिना कैलकुलेशन के ही हमें बताना है कि पता कीजिए कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। यहाँ पे देखिए एक टर्म दिया हुआ है पूर्ण वर्ग संख्या। पहले इसको समझिए, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। पहले समझिए कि पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलेंगे। उदाहरण के थ्रू समझिए। जैसे देखिए हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 1 का स्क्वायर यानी कि 1 पावर 2, 1 को 1 गुना करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा 1 होगा। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 2 को 2 से गुना करना है तो कितना आएगा 4। इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर निकालेंगे यानी कि 3 का स्क्वायर तो 3 गुने 3 कितना आएगा 9 आएगा। इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का पावर 2 यानी कि 4 गुने 4 कितना होगा 16। इसी प्रकार से 5 का वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा 5 का स्क्वायर यानी कि 5 गुने 5 कितना होगा 25। इसी प्रकार से और भी निकलते जाएगा। मैं ये क्यों लिखा हूँ, मैं इसलिए लिखा हूँ, मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि हमारा जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर जो होता है हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। कहाँ से शुरू होता है 1 से, उसके बाद 2 3 4 5 इसी तरह से बढ़ते जाएगा। कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा अनंत तक। एक चीज़ बताइए, हमने ये जो क्या किया है 1 का निकाला, 2 का निकाला, 3 का, 4 का, 5 का, इसी प्रकार से क्या आएगा नीचे 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, इसी तरह से वर्ग निकलते जाएगा। कहाँ तक, अनंत तक। यानी कि 1 से लेके जो संख्याओं का जो हम वर्ग निकाले हैं ये क्या है, यही नंबर तो है। तो जब हमने 1 का वर्ग निकाला तो इसका इकाई अंक क्या आया, 1 का वर्ग निकाला तो क्या आया 1 आया। 2 का वर्ग निकाला तो क्या आया 4 आया। 3 का निकाला तो कितना आया 9। 4 का निकाला तो 16। 5 का निकाला तो 25। इसी प्रकार से अगर 6 का निकालेंगे क्या आएगा 36। 7 का निकालेंगे तो 49। 8 का निकालेंगे तो क्या आएगा 64। 9 का निकालेंगे क्या आएगा 81। इसी तरह से निकलते जाएगा। यानी कि ये जो हम लिखे हुए हैं देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इसी तरह से आगे भी आता जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जब हम नेचुरल क्रमागत रूप से जब हम प्राकृत संख्या का वर्ग निकालते हैं तो हमारा ये परिणाम कुछ इस प्रकार से आ रहा है। तो 1 के बाद क्या आया है 4, 4 के बाद क्या आया है 9, 9 के बाद क्या आया है 16, 16 के बाद क्या आया है 25। इसी प्रकार से 6 का निकालेंगे, देखिए 6 का अगर हम निकालेंगे स्क्वायर तो क्या आएगा 36। 7 का निकालेंगे स्क्वायर क्या आएगा 49। 8 का निकालेंगे क्या आएगा 64। 9 का निकालेंगे स्क्वायर तो कितना आएगा 81। तो देखिए आप लोग ध्यान से देख पाएंगे ये जितना भी नंबर है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, इसी प्रकार से 10 का निकालेंगे तो 100 आएगा, 11 का 121 आएगा। इसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। ये जो नंबर आया है इसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो 1, 4, 6 ये जो हमारा नंबर है ये जो हम नंबर है ये जो नंबर हमारा आ रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। एक चीज़ बताइए आप लोग कि देखिए इसमें 1 के बाद क्या आया 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25। तो हम ध्यान से देखते हैं तो ये क्या है, जैसे ये हमारा 1 के बाद 2 था, 3, 4, 4, 5 इसी प्रकार से था। लेकिन देखिए यहाँ पर 1 के बाद 2 नहीं है, फिर 3 भी नहीं है, 4 है लेकिन 5 नहीं है, फिर 6 भी नहीं है। हाँ लेकिन देख पा रहे हैं कि 6 नहीं है, लेकिन देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है 7 भी नहीं है, फिर 8 भी नहीं है, 8 के बाद फिर क्या है 9 है, 9 है। मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
कि ये जो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या आ रहा है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, इसी को हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। और जब हम इस पूर्ण वर्ग संख्याओं को ध्यान से देख पाते हैं तो हम पाते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक में क्या क्या आ रहा है। चलिए इसको अगर समझ लिए हैं तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। देखिए ये जो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, इसमें हम देख पा रहे हैं कि इकाई अंक क्या क्या आ रहा है। तो देखेंगे एक में इकाई अंक 1 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, क्या आ रहा है 9 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 16 में इकाई अंक क्या है 6 है, 6 को देखिए। उसके बाद 25 में इकाई अंक क्या है 5 है, 36 में देखिए इकाई अंक क्या है 6 है। तो 6 हमारा पहले आ चुका है इसलिए हम 6 को दोबारा नहीं लेते हैं। इसी प्रकार से 7 में इकाई अंक क्या आ रहा है 49, तो 49 में भी क्या आ रहा है 9, तो 9 हम पहले ले चुके हैं इसलिए 9 को भी छोड़ देना है। 8 में का स्क्वायर 64, 64 में इकाई अंक क्या है 4, 4 हम पहले ले चुके हैं तो 4 को भी हमने छोड़ दिया। उसके बाद देखिए 81, तो 81 में इकाई अंक क्या है 1 और 1 हमने ले चुका है। इसी प्रकार से अगर हम 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 100, इसका इकाई अंक क्या है 0, यानी कि 0 भी आ रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पाइएगा ये जितना भी पूर्ण वर्ग संख्या आया हुआ है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, इसी प्रकार से अगर हम निकालते जाएंगे कितने कोई भी संख्या का, तो जो भी संख्या आएगा उसका इकाई अंक इसी में से कोई होगा। जैसे देखिए अगर हम 11 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होता है 121, इसका इकाई अंक क्या है 1 इसमें है, देखिए ध्यान से। अगर हम 15 का स्क्वायर निकालें तो क्या आएगा 225, इसका इकाई अंक क्या है 5, देखिए 5 इसमें है। इसी प्रकार से अगर हम 22 का निकाले तो क्या होगा 484, इसका इकाई अंक क्या है 4, देखिए 4 इसमें है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम 29 का निकालें तो कितना आएगा 27 का अगर हम निकालें स्क्वायर तो क्या आएगा 729, इसका इकाई अंक क्या है 9 देखिए इसमें है। क्या कहीं भी कोई संख्या ऐसा है जिसका स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई अंक बताइए 2, 3, 7 या 8? क्या ये जो हमारा संख्याओं का कलेक्शन है क्या इसमें कहीं भी आपको 2, 3, 7, 8 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी कि इस बात से हम ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी क्या नहीं हो सकता है 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम जितने भी संख्या देख पा रहे हैं ये सारे के सारे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 इसी तरह से निकालते जाएंगे, कहीं भी किसी का इकाई अंक क्या 2, 3, 7, 8 आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या है इसका इकाई अंक इसी में से कोई एक है। तो हम आप लोगों को समझाना ये चाह रहे हैं कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो उसका इकाई अंक इसी में से कोई होगा, और पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। तो सिंपल सी बात क्या याद रखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी क्या नहीं हो सकता है 2, 3, 7 और 8। इसके अलावा जितने भी अंक बचते हैं हमारा 0, 1, 4, 9, 6, 5, इसी में से कोई एक होगा पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक। तो चलिए, ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी बातें लिखा था।
इस बात से हमने जो निष्कर्ष निकाला था उसको हम पॉइंट वाइज लिख लेते हैं और उसको याद रखना है। क्या याद रखना है? पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक हमेशा या तो 0 होगा, 1 होगा, और उसके बाद और क्या था, और 4, 5, 6 और क्या था, 9। यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक हमेशा और हमेशा इसी में से कोई होगा। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। क्या याद रखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी क्या नहीं हो सकता है? 2, 3, 7, 8। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक हमेशा 0, 1, 4, 5, 6, 9 इसी में से कोई एक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, कोई नंबर दिया हुआ, मान लीजिए कि दिया हुआ है कि 223। तो हम देख पा रहे हैं ये जो हमारा नंबर है इसका इकाई अंक क्या है? 3। और हमने क्या कहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। इस संख्या का इकाई अंक क्या है? 3 है। इसका मतलब ये संख्या कभी भी क्या नहीं होगा? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। मान लीजिए एक नंबर लिखते हैं हम 144। ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। ये किसका पूर्ण वर्ग संख्या है? ये तो 12 का स्क्वायर है, हमें पता है। और ये हमारा 144 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसका इकाई अंक क्या है? 4 है। और 4 देखिए, 4 इसमें कहीं भी आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी कि 4 इसमें कहाँ है? इसमें है। तो हम देख पा रहे हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक इसी में से कोई एक होने वाला है। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गया है। तो अब हम आ जाते हैं अपने सवाल पे। हमारा जो दिया गया सवाल है, सवाल क्या है? बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये इतनी बातें सारी जो मैंने आप लोगों को समझाया है इसी सवाल को करने के लिए, क्योंकि ये जो हमारा दिया गया सवाल है इसमें गणना नहीं करना है, बिना गणना के ही, यानी कि हमें देखकर बताना है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो जब तक हमको ये बातें नहीं पता रहेगा तो हम कैसे देख के बता सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। किसी भी संख्या को देखकर हम ये बता पाएँ कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो उसके लिए हमें ये दोनों बातें पता होनी चाहिए। तो अब हम करते हैं सवाल के। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है? नंबर 153। अब हमें बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। एक बताइए, ये जो हमारा दिया गया संख्या है इसका इकाई अंक क्या है? बताइए इकाई अंक क्या है? तो आप लोग कहेंगे कि इसका इकाई अंक तो 5 है। सॉरी 5 नहीं, क्या है? 3 है। इसका इकाई अंक क्या है? 3 है। और मैंने अभी तुरंत समझाया है कि इसका पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। और देख पा रहे हैं कि इसका इकाई अंक क्या है? 3 है। तो इसका मतलब ये जो हमारा संख्या 153 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 3 है। और हमें पता है कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक होने के लिए इसमें से कोई एक होना चाहिए। हम क्या लिखेंगे? चूँकि संख्या 153 का इकाई अंक 3 है, इकाई अंक 3 है, जो कि और हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या का
इकाई अंक कभी भी 3 संभव नहीं है, अतः संख्या 153 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए, यानी तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी का हमारा जो दूसरा सवाल है उसको हम करते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है? 257। चलिए आई होप इसको नोट कर लिए होंगे। तो इसको हम हटाते हैं, हम करते हैं दूसरा सवाल को। देखिए दूसरा सवाल जो दिया हुआ है, नंबर क्या है? नंबर है 257। हमें बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। हम देख पा रहे हैं कि जो संख्या दिया गया है इसका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक जो है वो क्या है? इकाई अंक जो है वो क्या है? 7 है। इकाई अंक क्या है? 7 है। और जब हमें पता है कि इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये संख्या भी क्या नहीं होगा? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए इसका इकाई अंक इसमें से कोई होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? चूँकि संख्या 257 का इकाई अंक 7 है और हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 7 संभव नहीं है, अतः संख्या 257 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमने क्या लिखा? जो संख्या है उसका इकाई अंक 7 है और हमें पता है कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 7 संभव नहीं है, जो कि हमें दिख रहा है। इसका मतलब जो संख्या दिया गया है 257 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसमें हमारा तीसरा सवाल है 4 से 8। चलिए इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा जो तीसरा सवाल है, क्या है सवाल तीसरा? 4 से 8। देखिए ये हमारा संख्या है, इसका भी हम देख पा रहे हैं कि इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक क्या है? इसका जो इकाई अंक है वो तो 8 है और हमें पता है कि पूर्ण वर्ग संख्या इकाई अंक कभी भी 8 नहीं होता है। इसका मतलब ये भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? चूँकि संख्या 4 से 8 का इकाई अंक क्या है? 8 है और हम जानते हैं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 8 संभव नहीं है, अतः संख्या जो दिया गया है 4 से 8 एक पूर्ण वर्ग
संख्या नहीं है। देखिए हमने क्या लिखा है, ये जो संख्या दिया गया है इसका इकाई अंक क्या है, 8 है। और हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 8 संभव नहीं है, जो कि दिख पा रहा है यहाँ से। और इसीलिए संख्या जो 4 से 8 है वह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग क्लास को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई होप आप लोग ले लिए होंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 संख्या दिया हुआ है 4 से 41। देखिए ये हमारा दिया गया संख्या है, इसका इकाई अंक क्या है, 1 है। इसका इकाई अंक क्या है, 1 है। और हमें पता है कि जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये जो संख्या दिया गया है इसका इकाई अंक 1 है और 1 इसमें नहीं है। 1 किस में है, इसमें है। इसका मतलब ये संख्या जो है 4 से 41 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि संख्या 4 से 41 का इकाई अंक 1 है और हम जानते हैं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 क्या है, संभव है। इकाई अंक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 तो संभव है। अतः संख्या जो दिया गया है कितना, 4 से 41 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। ये संख्या का इकाई अंक 1 है और पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 तो संभव है। इसका मतलब ये 4 से 41 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। वही बात हमने लिखा है कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में 4 सवाल दिया था, चारों हमने कर लिया है। इसको जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। और इसका जो हमारा नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, उसको एक बार पढ़िए तो आप लोग। चलिए इसको नोट कर लिए हैं तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक बार पढ़िए आप सभी अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए एक बार ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि वर्गमूल निकालने के कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं। एक होता है
ये हमारा बार बार घटाव विधि, बार बार घटाव विधि, एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। तो वर्ग, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के ये तीन तरीके होते हैं और तीनों ही तरीका हम आगे सीखने वाले हैं। आज हम अभी डिस्कस करते हैं ये बार बार घटाने की विधि द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। बाकी ये जो है गुणनखंड विधि, भाग विधि, ये हम आगे के लेक्चर में सीखने वाले हैं। अभी फ़िलहाल हम ये बार बार घटाने की विधि द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, बार बार घटाने की विधि द्वारा किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। उससे पहले इस सवाल को करने के लिए जो बेसिक बातें हैं वो जान लेते हैं। आप लोग जानते होंगे विषम संख्या, जिसको नहीं पता है ध्यान दीजिए। विषम संख्या, विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। और मैंने पिछले लेक्चर में हालांकि विषम संख्या समझाया भी है, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। विषम संख्या क्या होता है कि जब किसी संख्या में हम 2 से भाग देते हैं और वो पूरी नहीं करता है, कुछ शेषफल बच जाती है, यानी कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि शेषफल कभी भी 0 नहीं आता है, तो वो संख्या क्या होता है, विषम संख्या। या फिर ऐसे संख्या समझिए जो संख्या 2n+1 के रूप में रहता है। या फिर एक तरीका और है जिस संख्या का हम दो का क्या कर सकते हैं, दो का पेयर नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। जिस संख्या का दो का पेयर हम नहीं बना सकते हैं, वो सारे के सारे संख्या क्या होता है, विषम संख्या। या फिर ऐसे समझिए, अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे 1, 3, 5, 7, 9 इसमें से कोई होता है तो वो संख्या क्या होता है, विषम संख्या। विषम संख्या को समझने का ये 4 तरीका है। आई होप ये आप लोगों को चारों तरीका समझना आया होगा। अगर नहीं आता है तो समझिए। जैसे कोई संख्या लेते हैं हम 3 में हम 2 से भाग देंगे तो भागफल क्या होगा, 1 होगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 आएगा। यानी कि रिमाइंडर क्या नहीं हुआ, 0 के बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब 3 क्या है, विषम संख्या। या फिर इस तरीक़ा से समझिए, 3 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 × 1 + 1। देखिए 2n+1, 2n+1। जैसे 5 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 + 1, 2n+1। या फिर ऐसे समझिए 2 का पेयर, जैसे हम लिखते हैं 3, सॉरी यहाँ गलती हो गया है, देखिए यहाँ 3 लिखना हो, 3 होगा क्योंकि 2 × 2 + 1 3। जैसे 3 का हम 2 का पेयर नहीं बना सकते, जैसे 2 का पेयर तो बन गया लेकिन 1 पॉइंट बच जाएगा। इसी प्रकार से 5 का हम 2 का पेयर नहीं बना सकते, जैसे 2 का पेयर बनाएंगे तो 2 का पेयर बन गया, फिर 2 का पेयर बन गया लेकिन 1 पॉइंट बच जाता है, यानी कि इस पॉइंट का पेयर नहीं बना है। इसका मतलब 5 भी क्या है, विषम संख्या। या फिर ऐसे समझिए, जैसे हम लिखते हैं 15, तो 15 में इकाई अंक क्या है, 5। इसका मतलब 15 क्या है, विषम संख्या। हमने बताया है कि जब किसी संख्या का इकाई अंक इसमें से कोई भी होगा तो समझना है वो क्या होगा, विषम संख्या। और ये हालांकि ये इतनी बातें समझ में नहीं भी आया हो तो सिंपल सी आप लोगों को याद रखना है कि जब किसी संख्या में 2 से भाग देने पर पूरी नहीं करता है तो वो क्या होता है, विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन होता है, जैसे पहला विषम संख्या 1 होता है, फिर क्या होता है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, फिर क्या आता है 17 और इसी तरह से बढ़ते जाएगा, कहाँ तक जाएगा 9। इसी को बोलते हैं हम विषम संख्या। तो विषम संख्या हमारा कहाँ से शुरू होता है, 1 के बाद 3 के बाद 5। हम देख पा रहे हैं कि 2 का क्या है, इंटरवल है। 1 के बाद 2 का इंटरवल हो गया 3, फिर 2 बढ़ गया 5, फिर 2 बढ़ गया 7 से फिर 2 बढ़ गया 9 से बढ़ गया 2, यानी कि 2 के इंटरवल पर क्या आ रहा है, विषम संख्या। आई होप विषम संख्या समझ में आ गया होगा। हालांकि आप लोगों को पहले से भी पता होगा, मैंने आप लोगों को समझा दिया है ताकि इस सवाल को करने के लिए जो बेसिक बातें होनी चाहिए आप लोगों को पता, वो एक बार हमने रिकैप कर दिया है। अब हम आते हैं अपने सवाल पे। आप लोगों को याद होगा मैंने एक चीज बताया था, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n²। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n²। प्रथम n का मतलब क्या हुआ, विषम संख्या की शुरुआत से जहाँ तक हम विषम संख्या लेंगे
उसको गिनती कर लेना है और उसका क्या कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है। जैसे हम लिखते हैं 1 + 3 + 5, ये क्या है, प्रथम 3 विषम संख्या, क्योंकि ये प्रथम विषम संख्या, उसके बाद ये दूसरा विषम संख्या, ये तीसरा विषम संख्या। कितने विषम संख्या लिया हमने, 3 बार लिया है, तो यानी कि हम 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा 9, यानी कि तीनों को जोड़ने पर भी क्या आएगा 9 आएगा। इसी प्रकार से जैसे 1 लेते हैं, 3 लेते हैं, 5 लेते हैं, 7 लेते हैं और 9 लेते हैं, ये क्या है, प्रथम 5 विषम संख्या। गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5, हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर, कितना आएगा 25। और इस सभी को जोड़ने पर भी कितना आएगा 25 आएगा। यही बात मैंने अब यहाँ पे लिख के बता दिया है। हालांकि हमने पिछले लेक्चर में ये भी चीज़ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, जिनको नहीं पता है तो एक बार ध्यान दीजिएगा। जब हमें प्रथम एन विषम संख्याओं का योग पूछा जाएगा तो हमें सभी को जोड़ने की जरूरत नहीं है, विषम संख्या गिन लेना है कितना है और उसका क्या करना है, जितना होगा उसका स्क्वायर कर देना है, तो उतना के योगफल क्या होगा, इसका परिणाम आएगा। यही कंसेप्ट जो आता है किस में आता है, बार बार घटाने की विधि में। बार बार घटाने की विधि द्वारा जब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वहाँ पर यही कंसेप्ट जो है अप्लाई होता है। यानी कि इसी कंसेप्ट को अप्लाई करके हम क्या करते हैं, बार बार घटाने की विधि से किसी संख्या का क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। जैसे ये हमारा दिया गया सवाल है, देखिए इसमें हमें कह रहा है कि 100 का और 169 का क्या निकालिए, वर्गमूल निकालिए। तो देखिए हम कैसे करते हैं। अब हम सवाल के सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा पहला संख्या क्या है 100, इसका क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। वर्गमूल हमें बताना है कि इसका वर्गमूल कितना आएगा। तो देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, संख्या जो दिया गया है उसको लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, शुरुआत से एक एक करके विषम संख्या को घटाते जाना है। किसमें से, इसमें से। और कब तक घटाना है, तब तक घटाना है कि जब तक कि घटाते घटाते क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। तो देखिए हमारा पहला विषम संख्या क्या होता है, आप सभी को पता है। विषम संख्या जो है, विषम संख्या हमारा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इसी तरह से आता रहेगा। तो हमारा पहला विषम संख्या क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, 1 को इसमें से माइनस करेंगे। उसके बाद फिर क्या घटाएंगे, 3 को, फिर 5 को, फिर 7 को, 9 को, 11 को। इसी तरह से विषम संख्या को हमें बारी बारी से घटाते जाना है। कब तक घटाना है, जब तक ये घटाते घटाते 0 के बराबर नहीं हो जाए। तो देखिए हम घटाते हैं। पहला विषम संख्या 1 है, चलिए 1 को घटा लेते हैं। तो 1 से 1 को घटाएंगे, क्या आएगा 99। क्या आया 99। अब हम फिर से 99 में से घटाएंगे, किसको घटाएंगे, अगला विषम संख्या क्या है 3, तो 3 को घटाएंगे, कितना होगा 96। अब हम फिर किस में से घटाएंगे, 96 में से किसको घटाएंगे, अगला विषम संख्या क्या है 3, तो सॉरी 3 नहीं 5, तो 5 को घटाएंगे, कितना होगा 91। अब हम फिर से 91 में से घटाएंगे, अगला विषम संख्या 5 के बाद क्या है 7, तो हम 7 को घटाएंगे, कितना होगा 91 में से 7 देगा तो 11 में 7 गया 7 4 और ये 8, सही है, हाँ सही है। अब हम फिर किस में से घटाएंगे, 84 में, क्या है 84 में से 7 के बाद अगला विषम संख्या क्या है, घटा 9, तो 14 में से 9 गया 5 और ये बचेगा 7, कितना आया 75। 14 में से 9 गया 5 बचा 7, 75। अब हम 75 में से फिर घटाएंगे, 9 के बाद अगला विषम संख्या 11, 5 में से गया 4, 7 में से गया 6, 64। अब 64 में से हम फिर घटाएंगे, 11 के बाद अगला विषम संख्या 13, तो 4 में से 3 गया 1, 6 में से 1 गया। चलिए हम स्पेस बना लेते हैं। इसको आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि हम इस प्रोसेस को यहाँ कर सकें। 5 और हम यहाँ कर लेते हैं, क्या आया 51। तो 51 में से अगला विषम संख्या घटाएंगे, 13 के बाद क्या होगा 15 घटाइए, 11 में से 5 गया 6 और 4 में से 1 गया 3। अब हम फिर घटाएंगे 36 में से 17 के बाद अगला विषम संख्या 17, 15 के बाद 17 होगा, 36 में से 16 में से 7 गया 16 में से 7 गया तो कितना हुआ 9 और 3 में से ऐसे 2 में से 1 गया 1, 19। अब हम 19 में से घटाएंगे, 17 के बाद अगला विषम संख्या 19, क्या आया 0। तो देखिए हमने क्या किया,
एक एक करके विषम संख्या को घटाते गया। तो कब तक घटाना है? जब तक कि ये वाला रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। उसका क्या करना है, हमें स्टेप गिनती कर लेना है कि हमने कितने स्टेप में घटाया है। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने कितने स्टेप में इसको घटाया है? 10 बार में। यानी कि हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अतः आंसर बराबर क्या होगा? 10। जितनी बार में घटा के ये 0 आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर। यानी कि 100 का वर्गमूल क्या होगा? 10। आई होप कि बार बार घटाने की विधि द्वारा किसी भी संख्या को वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो ये चीज़ें जो मैं आप लोगों को इतना समझाने की कोशिश किया है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए, इसमें एक नंबर हमारा और है 169, उसको कर लेते हैं। इसको जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए, यानी तो आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं, अगला जो नंबर हमारा है 169, इसको हम करते हैं। चलिए, एक नंबर हमारा और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 169। इसका भी हमें क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। किस विधि से? बार बार घटाने की विधि से। तो बार बार घटाने की विधि से हम क्या करते हैं? एक एक करके विषम संख्या को घटाते हैं। कब तक घटाते हैं? जब तक कि 0 नहीं आ जाए। तो देखिए 169 में से एक घटा लेंगे तो क्या आएगा? पहला विषम संख्या 1 होता है, तो होगा 168। अब हम फिर क्या करेंगे? 168 में से घटाएंगे। पहला विषम संख्या 1 के बाद क्या होता है? 3। तो घटाइए, कितना आएगा? 168 में से 3 जाएगा तो 165। अब हम फिर 165 में से घटाएंगे अगला विषम संख्या 3 के बाद 5, तो क्या होगा? 160। 160 में से फिर घटाएंगे 5 के बाद अगला विषम संख्या क्या होता है? 7। तो देखिए कितना आएगा? 153। 153 के बाद हम 53 है, 153 में से 9 घटाएंगे, तो 13 में से 9 जाएगा तो 4, और ये बचेगा हमारा 4। हाँ, 13 में से 9 जाएगा तो 4, ये बचेगा 4, और ये 144। 144 में से फिर घटाएंगे अगला विषम संख्या 11, 4 में से जाएगा 3, 4 में से जाएगा 3, और ये 1, 133। 133 में से 133 में से अगला विषम संख्या क्या आएगा? 11 के बाद 13, घटाएंगे कितना होगा? 120। अब 120 में से घटाएंगे, फिर 13 के बाद क्या आएगा? 15, घटाएंगे क्या होगा? 105। अब 105 में से फिर घटाएंगे अगला विषम संख्या 17, तो क्या आएगा? 15 में 7 गया 8, और 9 में से 1 गया 8। अब 88 में से हम अगला विषम संख्या 17 के बाद क्या होगा? 19, घटा लेंगे तो 18 में से 9 गया 9, आई बचेगा 7, 7 में से गया तो 6। अब 69 में से हम फिर घटाएंगे अगला विषम संख्या क्या आएगा? 19 के बाद 21, घटाएंगे तो देखिए 9 में से 1 गया 8, और ये बचेगा कितना? 9 में से 1 गया तो 8, और 6 में से 2 गया 4। 48 में से फिर घटाएंगे अगला विषम संख्या 21 के बाद क्या होगा? 23, तो 8 में से 6 गया, 8 में से 3 गया 5, और 4 में से 2 गया 2। अब क्या आएगा? 25 में से अगला विषम संख्या 25, घटाएंगे तो 25 में से 25 गया 0। हमने क्या बताया था? दिया गया संख्या में से हमें एक एक करके विषम संख्या को घटाते जाना है। कब तक घटाना है? जब तक कि वो 0 नहीं आ जाए। तो देखिए, ये हम घटाने पर कितना स्टेप में 0 आया है उसको गिनती कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि हमारा जो आंसर होगा, अतः आंसर बराबर 13। जितने स्टेप में घटा के 0 आएगा वही हमारा क्या होने वाला है? आंसर। यानी कि 169 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 13। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप लोगों को ये बार बार घटाने की विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने कौन कौन क्वेश्चन देख लिया है अभी तक? क्वेश्चन नंबर 1 2 3, यानी कि ये जो हमारा प्रश्नावली 5.3 दिया गया है, तो अभी तक के लेक्चर में हमने क्या कर लिया है? 1 से लेके 3 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन शेष रह गया है उसको आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये लेक्चर भी आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आगे की चीज़ों को हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।